गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रिपरेशन। आपको पता होगा कि जनरल साइंस, जो साइंस है जनरल साइंस, वो हमारे हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा सिविल सर्विसेज 2026 में जो आ रहा है उसमें बहुत कम दिन रह गए हैं, तो मुझे जहाँ तक है आपको ये पता होगा कि 9th और 10th की जो एनसीईआरटीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी जब साइंस, इफ़ साइंस इज़ कंसर्न्ड। वाई? बिकॉज 20+ क्वेश्चन साइंस में हमेशा आते हैं भाई। 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन इतने आते ही आते हैं, तो ये जनरल साइंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी बड़ी गाइडेंस बुक मत लीजिए साइंस की कि एकदम से आप वहीं से स्टार्ट हो जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। वाई? बिकॉज एनसीईआरटी से ही आयोग जो है, हरियाणा सिविल सर्विसेज के जो पेपर बनेंगे, वो जो आयोग है वो सबसे पहले एनसीईआरटी से ही सारी चीज़ें उठाता है। उसी से टॉपिक उठाएगा, उसी से ही पूरी स्टेटमेंट्स हूबहू उठाएगा और वही आपको क्वेश्चन पूछता है। तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी होगी। तो इसलिए मैं 9th और 10th की एनसीईआरटीज़ वर्ड बाय वर्ड जो मैंने जो पहले से पढ़ लिया है उसको बस मैं हाईलाइट करके आपसे पढ़ूंगा, ताकि वही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो। तो हम ये आपके लिए पढ़ें, हम ये मैं आपको समझाता रहूँगा, और वही जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आप अपनी प्लीज़ आप अपनी नोटबुक में, आप अपने जो भी रजिस्टर है या फिर किसी चीज़ में भी आप उसके नोट ज़रूर बनाना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि भाई अब जैसे एक क्वेश्चन है एसीटोन, आपको अगर पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ एसीटोन तो कैसे पता चलेगा, और ये इसी चैप्टर में है एसीटोन, ठीक है ना। क्योंकि एक बार पूछा गया था व्हाट आर द नेचुरल स्वीटनर्स या व्हाट आर द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जो इन फॉलोइंग ऑप्शंस में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो कौन से हैं, हमें पता ही नहीं है। और उसमें एसीटोन लिखा हो तो फिर कैसे पता चलेगा आपको कि एसीटोन सही है गलत है, ठीक है ना। हालांकि एसीटोन जो है वो आपको पता चल जाएगा इसी चैप्टर में कि क्या होता है। तो ऐसे बहुत सिंपल सिंपल जो है छोटी मोटी चीज़ें पूछते हैं और वो एनसीईआरटी से ही उठाते हैं। तो यही चीज़ है, ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं हमारे। तो पहले हम क्या करेंगे, हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो केमिस्ट्री से हम 9th की पूरी केमिस्ट्री, फिर 10th की पूरी केमिस्ट्री, ऐसे चलेंगे। फिर देन फिजिक्स करेंगे एंड देन ऐसे करेंगे, और बायोलॉजी करेंगे ऐसे ही, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट। जो पहला चैप्टर है हमारा वो है मैटर इन सराउंडिंग्स, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में बात करी गई है। तो पहला क्या है कि मैटर होता क्या है भाई, फिजिकल मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होगा भाई। मैटर के लिए हमारे पास 2 स्कूल्स ऑफ थॉट के बारे में बात करी गई थी। तो एक कहता था, एक स्कूल ऑफ थॉट कि मैटर जो होता है वो एक वुडन ब्लॉक की तरह कंटिन्यूस होना चाहिए, वही होता होगा। और दूसरा कहता था नहीं, जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उससे बना है। तो ये 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स के बारे में बात करी गई थी। उसके बाद धीरे धीरे थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिर पता चला कि अच्छा ये होता क्या है। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चले हमें कि जो मैटर है तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है। तो क्या होता है कि भाई पहला होता है कि पार्टिकल्स की में स्पेस होती है बीच में। तो स्पेस कैसे पता चली, उन्होंने यहाँ पे बीकर लिया, पानी लिया, उसमें नमक डाला या सॉल्ट डाला, उसको डिज़ोल्व करा, और वो एकदम से फिर भी ट्रांसपेरेंट रहा। अब वो ट्रांसपेरेंट क्यों रहा, क्योंकि ऑफ कोर्स है जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में वो स्पेस होगी, इसलिए वो चला गया। तो एक ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा होता है कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर मूविंग कंटिन्यूसली। कैसे, पानी लिया, उसको बॉईल करा, और वो एकदम से बॉईल होने लग गया और ऐसे हिल वो चेंज होने लग गया, लाइक वो स्टीम बन गया, वो कुछ हो गया, वो चेंज होने लग गया, ठीक है। तो अंदर का जो पार्टिकल है वो मूव करने लग गया, तो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी उसे मिलने लग गई। तो इसका मतलब कैसे पता चला आपको, देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज एज द टेम्परेचर राइजेज द पार्टिकल मूव्स फास्टर। So we can say that the increase in the temperature, the kinetic energy of the particles also increase, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले में, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये तीसरा फंक्शन है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं है, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, उनके पास एक फोर्स होती है जो आसपास में अट्रैक्ट करती है और उसको टुगेदर मतलब पुट टुगेदर मतलब एक साथ रखने में मदद रखती है। जैसे ये चीज़ समझाई हुई है ना, ये वाली, ये एक तरह से पार्टिकल ऑफ मैटर है, वो एक साथ जुड़े हुए हैं एज अ चेन, ताकि उनकी स्ट्रेंथ बनी रहे। तो एक अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो धीरे धीरे अलग अलग तरीके के मैटर में चेंजेस होते हैं, लाइक वेरी करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इसमें क्या होता है, जैसे अब मैटर है, एक आप पढ़ोगे आगे जाके सॉलिड, ठीक है ना, एक आप पढ़ोगे लिक्विड और एक आप पढ़ोगे गैस। इन सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन कितनी है वो डिपेंड करती है। सॉलिड में बहुत ज़्यादा है तभी वो इतने टाइटली पैक्ड है, लिक्विड में थोड़ी कम है और गैस में तो और भी कम है, इसलिए वो इतने ज़्यादा हवा में मतलब इतने ज़्यादा लूजली पैक्ड रहेंगे गैस में, ठीक है ना। तो ये चीज़ बता रहा है वो।
देखिए थोड़ा बहुत बेसिक है, तो धीरे धीरे हम ऐसे पढ़ाता रहूँगा मैं, क्योंकि आप एकदम से कहो कि नहीं मुझे एकदम डायरेक्टली फैक्चुअल पढ़ाओ, तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, थोड़ा बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज हरियाणा सिविल सर्विसेज में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े कंसेप्चुअल आ रहे हैं, तो कंसेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम धीरे धीरे फैक्ट्स भी पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत हम कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर साथ में फिर PYQs करते रहेंगे। ठीक है, अब स्टेट्स ऑफ मैटर जो इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करी गई है। तो पहला क्या है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट्स के बारे में क्या है कि इनकी जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है कि उनका जो शेप होती है वो एकदम मेंटेन रहती है। जो शेप होगी वो मेंटेन रहेगी जब तक कोई सब आउटसाइड फोर्स ने उन पे अप्लाई ना हो। ठीक है, वो टूट सकता है सॉलिड, वो अपना शेप चेंज करेगा, लेकिन बहुत मुश्किल से शेप चेंज करेगा। इसका मतलब जो सॉलिड होता है वो क्या होता है? रिजिड होगा। ठीक है ना? क्या होगा? वो रिजिड होता है। और लिक्विड क्या होता है? लिक्विड स्टेट में क्या होगा? लिक्विड स्टेट में कोई फिक्स शेप नहीं होती है उनकी, लेकिन फिक्स वॉल्यूम होती है। क्या होती है? फिक्स वॉल्यूम होती है। ठीक है, मान के चलिए ये बीकर है, बीकर में इतना पानी भरा हुआ है 550 ml। ठीक है, एक बड़ा सा ग्लास लिया, ठीक है ना, उसमें डाल दिया, उसमें कितना होगा? इसमें भी तो 50 ml ही आएगा ना, तो चेंज थोड़ी हुआ। तो यहाँ पे क्या हो? शेप ज़रूर चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन आपका वॉल्यूम जो होगा हमेशा फिक्स रहेगा। तो आपको ये बात समझ आई? लिक्विड। ठीक है, इसमें एक और चीज़ बात करी गई है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज़ हाइयर देन सॉलिड। मतलब इसमें जो लिक्विड है उसको दूसरे लिक्विड से या गैस से अगर आप डिफ्यूज़ करोगे, मतलब मिक्स करोगे, तो वो बहुत अच्छी तरीके से होगी। सॉलिड में इतनी अच्छी तरह से नहीं होता है, लिक्विड में बहुत अच्छी तरीके से होगा और गैस में भी और अच्छी तरीके से होता है। तो क्या हो रहा है कि डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाइयर इन सॉलिड्स। तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट बिकॉज कि लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और उनके पास स्पेस भी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। तीसरे स्टेट ऑफ मैटर पे आते हैं हम। तीसरा स्टेट ऑफ मैटर क्या है? गैस। अब गैस में क्या है? गैस में यहाँ से करेंगे हम। तो गैस में क्या होता है? गैस आपकी लूजली पैक्ड होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, ये आपकी गैस का अगर मान के चलो तो बहुत इसकी जो पार्टिकल्स है बहुत लूज पैक्ड होते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम कंप्रेस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? कंप्रेस। अगर आप कंप्रेस करोगे इसको तो ये एकदम से कम जगह घेरेंगे, उतने ही पार्टिकल्स, लेकिन अब पहले बहुत जगह घेर रहे थे ज़्यादा ही, अब थोड़ा कम जगह घेर रहे थे। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे LPG हो गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गया, CNG हो गया, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, इसमें क्या होता है हम कंप्रेस करके चीज़ें वो गैस डालते हैं ताकि वो हम इसको ट्रांसपोर्ट अच्छी तरीके से कर पाए। तो ठीक है, ये कंप्रेसिबल है, इसका मतलब गैस जो है कंप्रेसिबल है। ठीक है, तो आप ये याद रखना। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, गैस शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अनदर गैस। दूसरे गैस से बहुत जल्दी डिफ्यूज होती है दूसरे गैसेस के साथ। ठीक है ना, तो ये बात करी गई है। तो अब यहाँ पे बोलते हैं हम, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है? बिल्कुल भाई, सॉलिड जैसे लिक्विड और ये सब कैसे करते हैं भाई? पानी है, उसको उसको फ्रीज करा, उसको आइस बन गई, उसको फिर थोड़ा बहुत गर्म करा तो वो उस आइस से मेल्ट होके वाटर बन गई, फिर वाटर को और ज़्यादा बॉईल कर दिया पूरा, और वो क्या बन गया? वाटर वेपर बन गया। तो क्या हो रहा है? ये उसकी स्टेट ऑफ मैटर चेंज तो हो रहा है। तो ये चीज़ बात करी गई है इसमें। तो इसमें आगे हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ पे ये बोला गया कि एनर्जी अगर आप सप्लाई करोगे तो वो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा पार्टिकल्स का वो ओवरकम होगा, ताकि जो अट्रैक्शन हो रही है उनकी वो टूट जाएगी और वो स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर देगी। लेट्स से कि भाई एक मिनिमम टेम्परेचर है एक सॉलिड का, वो अगर मान के चलो ये वो है, एक सॉलिड है, इसको मैं मिटा देता हूँ। एक सॉलिड है आइस जिसको, ठीक है, आइस है। इस आइस में जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छी तरीके से पैक्ड हैं, तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, इनके ऊपर क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लूज़ हो जाती है, वो हट जाती है, वो ओवरकम कर जाती है, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये फ्रीली मूव करने लग जाते हैं और ज़्यादा। तो इसलिए उसका जो मैटर है, जो पहले जो सॉलिड था, वो अब धीरे धीरे लिक्विड में चला जाएगा। तो अब क्या बात करी गई है? इसमें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करी गई है। इसका मतलब क्या है कि कम से कम एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जो सॉलिड है वो मेल्ट होकर लिक्विड बन जाए, तो वो भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इसी सब्जेक्ट में इसी स्टेटमेंट को आप हूबहू वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और ऐसे पूछ सकते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है,
तो ये आपका समझ आया कि व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कम से कम एक ऐसा टेम्परेचर जो सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड में बना दे, ठीक है ना, तो दैट्स व्हाट इट इज़। तो अगर आप बोला जाए द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन आइस इज 27.15 के, याद रखना 273.15 केल्विन, ठीक है ना, केल्विन है ये, ठीक है। ठीक है, तो आपको केल्विन, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है वो क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273.15 केल्विन, तो ये है। तो 100 डिग्री कोई बोला जाए ना, 100 डिग्री मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, हमें पता है कि पानी, तो उसमें क्या होगा, उसमें इसको अगर केल्विन में करेंगे तो 373 हो जाता है वो केल्विन। तो यहाँ पे क्या है 273, 0 डिग्री है, तो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये एक मेल्टिंग पॉइंट हुआ कि अगर आपका जो आइस है वो इस वाले पॉइंट में आ जाए, इस वाले इसमें, तो वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट कर जाती है, ठीक है ना। तो इसको एक बार थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इन द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। बस हो गया। आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन होता है सॉलिड से लिक्विड अगर कन्वर्ट हो रहे हो या मेल्ट हो रहा है, तो इसको, इस वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम, फ्यूजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जब आपके एज द हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द आइज विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर, इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इन टू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। मतलब कि एक ऐसा अमाउंट ऑफ हीट जो एनर्जी जो है वो अगर आपको 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड बदलने में चाहिए होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट में, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। मतलब कि अगर सॉलिड है उसको अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वो, ठीक है ना, सॉलिड जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, एक टेम्परेचर दिया मैंने एक आइस को, ठीक है ना, आइस जो है अभी भी 0 डिग्री पे ही है, ठीक है, उसको मैंने मेल्ट करना चाहा, ठीक है, वो मेल्ट धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, वो अभी भी 0 डिग्री में होगा, तो वो एनर्जी गई कहाँ, उसका टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो एनर्जी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में लग गई और वो लिक्विड बन गई, लेकिन उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इस वाली हीट को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्यों, फ्यूजन अभी बताया था, फ्यूजन का मतलब होता है जो सॉलिड से लिक्विड जाए, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक इतना हीट चाहिए जितना आप एक सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट कर सको, तो इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। तो इसलिए इसको डेफिनेशन में ऐसी लिखी हुई है कि कितना, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है ना, सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। तो ये समझ आया आपको। टेम्परेचर देखो लिखा हुआ ना, पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स एट द आइस एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर भाई, 0 डिग्री के पानी में और 0 डिग्री के बर्फ़ में, वाटर में ज़्यादा एनर्जी इसलिए हुई क्योंकि उसने उतनी एनर्जी ले ली ना मेल्ट होने के लिए और वो वाटर बन गया, तो इसलिए वो कह रहा है ऐसा। आगे बढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं, लिक्विड जो होता है वो एनर्जी को गेन करता है ताकि वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो अभी बताया था मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे केल्विन के बारे में कि 100 डिग्री सेल्सियस में हमें पता है जो वाटर है वो बॉयल होता है, और उसको अगर हम केल्विन में करें तो वो 373 केल्विन होगा, ठीक है ना। तो याद रखना है इसको। तो पार्टिकल इन स्टीम, अब यहाँ पे देखो एकदम से वही आ गया, द पार्टिकल इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस have more energy than the water at the same temperature. This is because the particle in the steam have absorbed the extra energy in the form of latent heat of vaporization. तो वही वेपराइजेशन आ गया ना, पहले क्या पढ़ा था हमने, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब पढ़ेंगे वेपराइजेशन। तो आपको समझ आ रहा होगा इससे कि क्या बोलना चाह रहा है वो। ये पहले हमने बोला था सॉलिड से लिक्विड, अब क्या बोलेंगे हम, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लिक्विड को गैस होने में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने में हुई, उससे उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, बस उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चेंज हुआ और उसकी वजह से उसका जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हो गया। पहले वो लिक्विड था, अब वो गैस हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ आया आपको। आगे बढ़ते हैं अब देखो आगे ना,
इंपॉर्टेंट, अपनी कॉपी में लिख रहे हो ना ये सब, कि कैम्फर क्या होता है, कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड ये क्या होगा, अब देखना, अब ये हम बात करेंगे। अब ये है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है पहले बता देता हूँ मैं। देखो, एक सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट चेंजिंग इनटू अ लिक्विड स्टेट। उसको लिक्विड स्टेट में आने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पानी के साथ हो रहा था, तो वैसा कुछ नहीं है। तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सॉलिड जो है वो गैस में सीधा कन्वर्ट होता है विदाउट गेटिंग इनटू अ लिक्विड स्टेट, उसे बोलते हैं हम सब्लिमेशन। ठीक है ना, इसे आप समझ आए सब्लिमेशन। तो इसका अगर कोई एग्जांपल पूछे तो सबको पता होता है भाई, कैम्फर, कैम्फर पूजा पाठ में यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है, तो कैम्फर तो सबको पता होता है, लेकिन भाई अमोनियम क्लोराइड भी याद रख लो। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड क्या है, ये भी सब्लिमेशन में काम आता है, सब्लिमेशन करता है। ठीक है ना, तो अमोनियम क्लोराइड इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर यू। अब हम बात करेंगे डिपोजिशन की। डिपोजिशन का मतलब क्या है, तो वो उसका उल्टा होता है कि जो गैस, अ डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड, गैस से सॉलिड में एकदम से कन्वर्ट हो जाना, उसे बोलते हैं हम डिपोजिशन। ठीक है ना, सब्लिमेशन का जो उल्टा है, सब्लिमेशन का जो ऑपोजिट है, उसे बोलते हैं हम डिपोजिशन। ठीक है ना, तो ये आपको समझ आ गया होगा अब। ठीक है ना, दो टर्म्स आपको पढ़ लिया आपने। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, तो अब हाँ, प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर कैसे भाई इंपॉर्टेंट है। तो प्रेशर प्रेशर आप देख लीजिए, आप यहाँ पे हाँ, अगर आप प्रेशर करते हो, अप्लाइंग अ प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई अ गैस, इसको सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन आया था, क्या आया था कि हाउ टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड, अगर जब बात करी गई थी तो यहाँ पे बोला था, तो यहाँ पे क्या बोला गया था, रिड्यूस प्रेशर एंड इंक्रीज टेम्परेचर, या फिर इंक्रीज प्रेशर एंड इंक्रीज टेम्परेचर, या फिर इंक्रीज प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ये वाला, प्रेशर को इंक्रीज करा जाए और टेम्परेचर को डिक्रीज करा जाए, तभी कुछ होगा। ठीक है ना, समझ आया, तभी तो लिक्विफाई, गैस को लिक्विफाई करा जाएगा। राइट, देखो यहाँ पे भी हो रहा है ये चीज़। ठीक है, पार्टिकल्स पहले जो थे गैस के, वो इतने 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 ज़्यादा गैप में थे, फिर धीरे धीरे कम हुए, फिर एकदम से कम हो गए, क्योंकि क्या हुआ, आपने कंप्रेस करा उसे, कंप्रेस करा इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा लगाया। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है, देखो सॉलिड गैस, सॉलिड CO2 जो है गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट, ताकि हम ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर और टू 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि आप जहाँ से उसको लेके आते हो, लेट मी सी, ये ड्राई आइस की बात करी, ड्राई आइस की बात करी जा रही है। ड्राई आइस आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, काफ़ी दोस्तों की शादी में गए हो अगर आप, अपने दोस्तों की शादियों में या रिश्तेदारों की शादी में जब दूल्हे या दुल्हन की एंट्री होती है, तो आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ चली जा रही है कि ऐसे फॉग टाइप चीज़ का इफेक्ट डालते रहते हैं, वो क्या होता है, वो ड्राई आइस होती है। तो ड्राई आइस क्या हो रहा है, वो एक सॉलिड जो है वो डायरेक्टली लिक्विड की जगह गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये चीज़ होती है, वो CO2 होता है एक्चुअली में, क्या होता है वो CO2 होता है। ठीक है ना, वो सॉलिड CO2 होता है। तो उस चीज़ के लिए वो कह रहे हैं कि कैसे वो कन्वर्ट होता है, ये एक वो है, जैसे कैम्फर का हमने सब्लिमेशन में करा था, ऐसे ही यहाँ पे उल्टा डिपोजिशन के लिए है। नहीं एक्चुअली सॉरी, ये ऐसा उसके लिए, सॉलिड से गैस बनने के लिए सीधा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये वाली चीज़ एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ याद रखना कि सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए फ्यूजन, ठीक है ना, लिक्विड से गैस बनने के लिए वेपराइजेशन, और सॉलिड से सीधा गैस बनने के लिए सब्लिमेशन, और उल्टा क्या करोगे तो डेपोजिशन। ठीक है ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनने के लिए सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, और गैस से लिक्विड बनने के लिए कंडेंसेशन। ठीक है, अभी इवेपोरेशन की बात करते हैं हम। आपको पता होगा इवेपोरेशन का मतलब क्या है, एक ऐसा फिनोमेना जहाँ पे लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो जाए एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है ना, किसी भी ऐसा फिनोमेना जहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट जो हो रहा है, स्टेट ऑफ मैटर जो चेंज होगा, वो लिक्विड से वेपर में जाएगा एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगा, वो इवेपोरेशन होती है। राइट, अब यहाँ पे क्या होता है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन, मतलब कि अलग अलग फैक्टर्स कौन से हैं, तो ये आपको पता होगा भाई, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, भाई आपको पता है, एक गिलास पानी लो, ठीक है, धूप में जाओ, उसको छत पे रख दो, और एक तरफ उसी ग्लास के दूसरे ग्लास के पानी को बस ऐसे फेंकाओ छत पे और ऐसे फैला दो,
तो सबसे पहले सूखेगा कौन, सबसे पहले ये सूखेगा जो फैल गया। तो सरफेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इंक्रीज इन टेम्परेचर, भाई जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा टेम्परेचर में उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और उतनी ज़्यादा वो वेपर स्टेट में जाएगा, ठीक है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, भाई डिक्रीज याद रखना, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी कैसे, आप एक जगह पे हो, लेट से आप बाहर हो अपने सराउंड में, एनवायरनमेंट में। तो एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जैसे आपने गीले कपड़े सुखा रहे हो आप, लेकिन आसपास क्या है, रेनी डे है, रेनी मौसम है, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब आसपास जो है एयर पार्टिकल्स में वेपर्स पहले से ही बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, पहले से ह्यूमिडिटी हो रखी है, उमस जिसे कहते हैं ना, पहले बहुत सारी ह्यूमिडिटी पहले से ही हो रखी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कपड़ा होता है वो जल्दी से सूखता नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके बाद जो वो होता है मॉइस्चर होता है वो ढंग से इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले से ही एयर में पहले से ही पार्टिकल्स पहले से ही वाटर वेपर के हैं। तो जो चीज़ पहले से ही है यहाँ पे वो दूसरी नहीं ले सकती ना, पहले से आसपास की जो सराउंडिंग्स है वो वाटर वेपर से ज़्यादा है, वाटर वेपर से कंसनट्रेटेड है, दैट्स वाई ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन देगा, ये कह रहा है वो। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन प्रेजेंट इन द एयर, हवा में जो वाटर वेपर है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो अब भाई यहाँ पे एयर जो है वो इतने अमाउंट से ज़्यादा वाटर वेपर नहीं ले सकता एट अ गिवन टेम्परेचर। तो इस वजह से अगर आपके पास हवा में पहले से ही वाटर वेपर्स हैं तो इसलिए वो रेट ऑफ एवेपोरेशन को डिक्रीज़ कर देगा, तो इसलिए आपके कपड़े धीरे सूखेंगे, ठीक है ना। जबकि धूप होगी, ड्राई जगह होगी, बहुत सूखा सूखा होगा तो फटाफट कपड़े सूखते हैं, क्यों, क्योंकि हवा है, हवा में भाई पहले से ही वाटर वेपर्स पहले से ही मौजूद नहीं है, कुछ नहीं है, खुला खुला एकदम सूखा सूखा सा है, तो भाई एवेपोरेशन बहुत जल्दी जल्दी होगी, ठीक है ना। अब आते हैं हम इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड की, ठीक है। तो स्पीड आप क्या करते हो आप इस चीज़ को, तो यहाँ पे आप फूंक मारते हो तो क्या होता है, यहाँ पे तेज़ तेज़ हवा चलने लग जाती है ना, तो क्या होता है यहाँ पे जो वाटर वेपर्स ऊपर आते हैं वो कलेक्ट नहीं होते, वो एकदम से हवा की वजह से वो कहीं और चले जाते हैं वाटर वेपर्स, और यहाँ पे खाली खाली जगह फिर से रह जाती है और फिर से इवेपोरेशन हो सकता है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है ना। एक आसपास ऊपर की जो हवा है उसमें जब बॉईल हो रहा होता है या फिर बॉइलिंग से थोड़ा कम हो रहा होता है, वो धीरे धीरे स्टीम बन रहे, वो वाटर वेपर्स बन रहे होते हैं, तो यहीं पर वो इकट्ठा हो रहे होते हैं। और अगर हवा चलेगी तो ये वाटर वेपर बाहर चले जाएंगे और यहाँ पे फिर से खाली जगह हो जाएगी, फिर से वो आ जाएगा, फिर से ये वेपर्स यहाँ पे आ जाएंगे नीचे वाले। तो इससे क्या होता है, इससे इवेपोरेशन बहुत जल्दी होने लग जाती है, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन द विंड स्पीड, आपको समझ आया, ठीक है। ये रहा आपका एसीटोन, ठीक है। एसीटोन क्या होता है, नेल पॉलिश रिमूवर होता है। एसीटोन क्या होगा, आपका नेल पॉलिश रिमूवर है। तो आपको समझ आया कि एसीटोन का मतलब क्या है। तो कोई ये एक बार प्लीज़ अपनी कॉपी में लिख लेगा, एसीटोन में क्या है, नेल पॉलिश रिमूवर है। तो डेली केमिस्ट्री वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो आते हैं भाई, जो डेली जो केमिस्ट्री यूज़ हो रही है हमारे आसपास में, तो आपको पता होना चाहिए कि नेल पॉलिश रिमूवर को क्या बोला जाता है, एसीटोन बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि सॉल्ट का तो सबको पता है, ठीक है ना, तो वैसे ही एसीटोन का पता होना चाहिए, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जिसको नहीं पता, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके यहाँ पे ये है वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो वही चीज़ है कि हीट एनर्जी जो है वो आपकी जो हीट एनर्जी है हमारी, वो क्या होती है, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की इक्वल होती है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो जल्दी से कूल होने लग जाती है। इसका मतलब क्या है, आपके पास कॉटन के कपड़े पहने, आपने कॉटन के कपड़े जो हैं, आप जब स्वेट करते हो तो वो कॉटन के कपड़े सोख लेता है और आसपास में जो इवेपोरेट हो जाता है, तो फिर वापस उसके बाद वो जगह मिल जाती है, वापस वो टेम्परेचर को कम कर देता है हमारी बॉडी में, क्योंकि वो अंदर की हीट को स्वेट में ले गया और स्वेट से वो वापस इवेपोरेट हो गया और फिर वापस दोबारा वो चीज़ क्या हो जाती है, ठंडी, हमें वो सही लगने लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये वाला स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन से। तो बोस आइंस्टीन और प्लाज्मा ये क्या है, ये फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर वही है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो होते हैं वो जब ग्लो कर रहे होते हैं तो उसके अंदर प्लाज्मा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन बल्ब्स में जो प्लाज्मा होता है वो कैसे बनता है वो बताने की कोशिश करी जा रही है। तो जैसे मान के चलिए एक नियॉन का साइन बल्ब है, उसमें नियॉन गैस है, ठीक है, या फिर कोई हमारा जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है उसके अंदर हीलियम गैस होती है या फिर कोई और गैस होती है, वो क्या होती है, वो आयनाइज्ड हो जाती है। कैसे आयनाइज्ड होती है, मतलब कि वो जो उसके अंदर जो गैस होती है वो चार्ज हो जाती है जब भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी जाती है।
तो इस चार्ज होने की वजह से वो एक प्लाज्मा, एक ग्लोइंग प्लाज्मा क्रिएट करती है जिससे वो ग्लो करती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्या है, वो उसी को प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम प्लाज्मा कहते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़े टेम्परेचर में वो चीज़ होती है। जैसे अब यहाँ पे अगर हम नेचुरल वाला वो चीज़ देखते हैं कि नेचुरली ऐसा कुछ प्लाज्मा होता है, वो बिल्कुल होता है। उसमें क्या होता है, वो आपके स्टार्स होते हैं, ठीक है ना। सन क्या है, सन स्टार्स वो सब क्या है, उसमें भी प्लाज्मा ही है, तभी वो चमक रहा है, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े टेम्परेचर में हो रहा है, वो गैसेज जो होते हैं वो आयनाइज्ड होते हैं और एकदम से वो ग्लो करने लग जाती हैं, तो इसे वो कहते हैं प्लाज्मा। तो यहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेंट में यही चीज़ होती है जिसमें टेम्परेचर हमेशा बहुत ज़्यादा लो होता है। तो वो उस चीज़ के इन्होंने इस्तेमाल करा था। हमारे एक सत्येंद्र नाथ बोस जी हैं, उन्होंने 1920 में एक ऐसी कैलकुलेशन करी जिससे हमें एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर मिला। उसमें क्या हुआ, उसमें उसमें जो गैस है उसको बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर में और बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर में उसे ठंडा करा, ठीक है ना। और गैस कोई ऐसी वैसी गैस नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी वाली गैस लेनी पड़ी उन्हें, ठीक है ना। कि बहुत ही लो डेंसिटी मतलब जैसे मान के चलिए एक नॉर्मल गैस ऐसी वाली है, यहाँ पे इतने सारे पार्टिकल्स इतने हैं, और एक लो डेंसिटी वाले ये थोड़ा बड़ा ही बना दिया मैंने। लो डेंसिटी वाला गैस मतलब कि एक ही जगह पे बहुत कम पार्टिकल्स हैं, बहुत दूर दूर पार्टिकल्स हैं, एकदम छोटे छोटे बहुत कम है। तो ठीक है, इसको बहुत ठंडा कर दिया, टेम्परेचर बहुत कम कर दिया, तो उससे हमें उनको एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर मिला, उसे बोलते हैं बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेंट, ठीक है ना। समझ आया। हाँ चलो, बस यहाँ तक ये चैप्टर 1 होता है पूरा। चैप्टर 1 पूरा करा, अब चैप्टर 2 की बारी। चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं अब। चैप्टर 2 में क्या है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो ये इज मैटर अराउंड अस बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो यहाँ पे हम करते हैं कि प्योर सब्सटेंस, वो मिक्स वाला, वो सारी चीज़ें जो आएंगी ना वो है। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर ये सब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो टाइप ऑफ मिक्सचर्स के बारे में बात करते हैं। देखो मिक्सचर्स क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि दो तीन प्योर सब्सटेंस को एक साथ मिलाते हो तो वो मिक्सचर बनता है। हालांकि उसमें अगर उसको हम सेपरेट करना चाहें इनको, तो वो फिज़िकल प्रोसेस से ही हो जाए। फिज़िकल प्रोसेस लाइक आपने जैसे विनोइंग करी, विनोइंग मतलब कि यहाँ पे रखा और जो भारी पार्टिकल्स है उसको गिराया, पार्टिकल जो है गिराया और भारी पार्टिकल्स सब नीचे हो गए, हल्के पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो गए, तो ये चीज़ हो गई। तो बहुत सारे और भी तरीके फिजिकल प्रोसेसेस हैं, वो देखते हैं हम। चलिए हम यहाँ पे आते हैं, व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन ये है। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है ना। होमोजीनियस क्या हो गया, होमोजीनियस मतलब कि अगर आपने कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें अगर आपने एक चम्मच सॉल्यूशन लिया उसका, तो वो उसके अंदर उतना ही सेम अमाउंट ऑफ वाटर होगा और सेम अमाउंट ऑफ दूसरा सब्सटेंस होगा। दोनों सब्सटेंस उसी प्रोपोर्शन में होंगे जिस प्रोपोर्शन में यहाँ पे है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एकदम से उठाया तो यहाँ पे ज़्यादा आ गया उसमें कम आ गया। मेरे को देखो धीरे धीरे आपको समझ आएगा इसमें। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो होमो सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से बनता है। वो होता है एक सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो जब आप एक बीकर लेते हो और उसमें पानी लेते हो, पानी में नमक डालते हो, और जब आप उसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करते हो तो आपको एक पूरा वो मिल जाता है, एक बीकर मिल जाता है ना, सॉल्ट इन इट। तो आप जब एक चम्मच उठाओगे और उसको चखोगे तो सॉल्टी लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि नीचे से उठाओ या कहीं से भी उठाओ तो नीचे वाला ज़्यादा सॉल्टी मिलेगा और ऊपर वाला कम सॉल्टी मिलेगा, ऐसा नहीं है। एकदम वेल प्रोपोर्शनेट है, तो इसको बोला जाता है होमोजेनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉलिड के साथ भी होता है, लिक्विड के साथ भी होता है, गैस के साथ भी होता है। तो अगर हम मान के चले सॉलिड के साथ अगर कोई दो सॉलिड का अगर एक मिक्सचर बन रहा है होमोजीनियस, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एलॉय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलॉयज। ये गाड़ी वाले एलॉय नहीं है, दूसरे वाले हैं, ठीक है ना। एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। और ये बिल्कुल भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए केमिकल चाहिए होगा। तो एक क्वेश्चन क्या है, एक एग्जांपल है ब्रास। ब्रास में क्या होगा, 30% जिंक एंड 70% कॉपर। 30% जिंक एंड 70% कॉपर से ब्रास बनते हैं, तो ब्रास इज एन एलॉय, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अलग अलग तरीके से और भी हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो होमोजीनियस को समझाने के लिए क्या बोला गया, लेमनेड टेस्ट सेम थ्रू आउट बिकॉज पार्टिकल जो है इवनली प्रोपोर्शनेट है। ऐसी सेम चीज़ क्या है, शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ भी है। तो ये बात हो रही थी, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में बात कर ली गई है। सॉल्वेंट जिसके अंदर डाला जाता है दूसरा सब्सटेंस, उसे सॉल्वेंट कहते हैं,
और जो सब्सटेंस डाला जाएगा डिज़ोल्व होने के लिए उसे सोल्यूट कहते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर सोल्यूट जो होता है वो लेस क्वांटिटी का होता है और ये मोर क्वांटिटी का होता है, ठीक है। तो शुगर तो सॉल्ट सॉल्यूशन में जो सॉल्ट होता है वो सोल्यूट है और जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, ऐसे शुगर वाले में भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर। पार्टिकल्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि जो बीम ऑफ लाइट होती है वो स्कैटर ही नहीं करती, ठीक है ना। आप पढ़ोगे इसको बीम ऑफ लाइट को कि एक बीकर है, बीकर बना देता हूँ पहले मैं। एक बीकर है, क्या हो गया ये? हाँ, एक बीकर है, यहाँ पे पानी है और यहाँ पे पार्टिकल्स हैं इसके, और यहाँ पे टॉर्च ली और टॉर्च जलाई तो यहाँ पे जो है उसका जो लाइट का जो पाथ है वो दिख नहीं रहा है। आपने कभी देखा होगा पार्क में जब आप गए होंगे या फिर कहीं जंगलों में या फिर कहीं गए होंगे घूमने के लिए भी, तो पेड़ जो होते हैं, तो पेड़ में जो डेंस कैनोपी होती है, जो लीव्स होते हैं उसके उसके अंदर छोटे मोटे होल्स होते हैं, उससे वो सन जो है सनलाइट बाहर आ रही होती है, जिससे क्या होता है हमें जो लाइट का जो पाथ है वो दिखने लग जाता है। यहाँ पे भी एक फ़ोटो होगी तो वो आगे आएगी, ज़रा देख लेंगे हम उसको, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है ना। तो वो यहाँ नहीं होता, होमोजेनियस मिक्सचर इतना क्लियर होता है कि आप उसकी पाथ ऑफ लाइट को देख ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होती है, ठीक है। अब सोल्यूट पार्टिकल्स आप सेपरेट नहीं कर सकते इवन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। फिल्टर पेपर लगा के डाल के आप वही चीज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। एक बीकर लिया, नमक का पानी डाल रखा है, उसमें नमक का पानी है, ठीक है, उसमें आपने फ़िल्टर पेपर डाला और यहाँ पे ऐसे उससे फ़िल्टर से गुजारा फ़िल्टर पेपर से, तो ऐसा नहीं है जो नीचे वाला पानी वो भी नमक का ही पानी होगा, नमक कोई नहीं मिला है आपको, ठीक है ना। तो ये फिजिकल प्रोसेस से कुछ नहीं होने वाला, तो ये कह रहा है वो। तो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। हाँ, कंसंट्रेशन क्या होगा, एक वर्ड आपको याद रखना होगा डाइल्यूट और दूसरा वर्ड आपको करना होगा सैचुरेशन। तो डाइल्यूट का मतलब क्या होगा, जो सॉल्यूट है वो थोड़ा कम है अभी, ठीक है ना। और यहाँ पे सैचुरेशन मतलब कि सॉल्यूट हमने इतना डाल दिया है कि अब आगे और नहीं डाल सकता है इस वाले सॉल्वेंट में। जैसे आप मान के चलिए एक पानी लीजिए, बीकर लीजिए, बीकर में आपने सॉल्ट डाला, सॉल्ट डालते रहे, वो आपने मिक्स करा, घुल गया, फिर दोबारा डाला, दोबारा घुला, दोबारा मिक्स करा, घुल गया, ठीक है ना। अभी भी क्लियर वाटर दिख रहा है मेरे को तो। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने दोबारा जब ना आप नमक डालोगे, आप सॉल्ट डालोगे और आप मिक्स करने की कोशिश करोगे, वो मिक्स नहीं होगा और वो नीचे ऐसे सस्पेंड होने लग जाएगा। वो यहाँ पे या तो यहाँ पे नीचे नीचे आ जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, या वो सस्पेंड होने लग जाएगा, यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब ये एक ऐसा सोल्यूशन है, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, इससे ज़्यादा सॉल्ट नहीं डलने वाला। इसका मतलब वो सारी जो जगह थी वो एकदम घिर चुकी है, अब और जगह नहीं है। अगर आपको और डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, यस, आपको हीट करना होगा। अगर आपने वो हीट करा तब आप और सॉल्ट डाल सकते हो, लेकिन आप इनफाइनाइट नहीं डाल सकते, बस इतना थोड़ा और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लग गए, काइनेटिक एनर्जी मिली हीट की वजह से, काइनेटिक एनर्जी मिली, जो पार्टिकल्स हैं वो और ज़्यादा मूव करने लग गए और उसके बाद और जगह बन गई, तो आप हीट कर सकते हो उसको। अब यही चीज़ यहाँ पे भी समझाई गई है, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पूछी गई है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड बोला गया है, ये सारी चीज़ें आपको पेपर में आगे अभी नहीं आएगी, इसमें नहीं आती। तो आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है भाई। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने आपसे पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे सस्पेंशन क्या होता है। तो सस्पेंशन मतलब होता है कि एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है जहाँ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, ठीक है ना। ये मिक्स बहुत जल्दी नहीं होते, मिक्स अच्छी तरीके से बिल्कुल नहीं होंगे ये, ठीक है ना, ये सस्पेंड होने लग जाएंगे। सस्पेंशन का मतलब ही क्या होता है, आप ऐसे लटके हुए हो कतई, ठीक है ना, तो इसका मतलब यही है। तो आप ऐसे ही बस यहाँ पे मिक्स नहीं होंगे, आप ऐसे दिखते रहोगे। तो सस्पेंशन इन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, ठीक है ना, आप यहाँ से देख सकते हो। आप बीकर लिया आपने, फिर से बीकर लिया, पानी डाला, बीकर क्यों नहीं अच्छा बना पा रहा, बीकर लिया, पानी रखा, उसमें आपने चॉक पाउडर डाल दो, चॉक ऐसे आसपास घूमने लग जाएगी, ऐसे कुछ भी डालते रहो, क्या होगा, वो सस्पेंशन होने लग जाएगा, वो आपने ऐसे ही
मिक्स नहीं होगा अच्छी तरीके से। तो अब इसके इसके अपोजिट अगर हमने टॉर्च जलाई, ठीक है ना, टॉर्च जलाई, तो आपको ऑफ कोर्स आपको एक लाइट ऑफ पाथ ऑफ लाइट दिखने लगेगी, और उसे क्या कहते हैं हम, स्कैटरिंग। तो स्कैटर होने लगेगा वो, ठीक है ना, पाथ विजिबल है, ठीक है। A solute particle settle down when a suspension is left undisturbed, ठीक है ना। तो एंड दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। मिक्सचर को क्या कहते हैं, अगर आपको सेपरेट करना है तो फिल्ट्रेशन से कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है सस्पेंशन में, ठीक है ना, क्योंकि मिक्स ही नहीं हुए, वो हेट्रोजिनस हो गया। पहले होमोजिनस था, अब हेट्रोजिनस हुआ है, ठीक है ना। जो पार्टिकल्स है वो अभी भी दिख रहे हैं, वो ढंग से डिजोल्व नहीं हुए हैं, ठीक है ना। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कोलाइडल। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन होता है कि द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इसका मतलब कि ये जो मिक्सचर है वो आपको लगता होमोजेनियस है, जबकि है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर। कैसे? इसका एक आपका सबसे सबसे अच्छा एग्जांपल आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखो पहले आप टिंडल इफेक्ट देख लेना। टिंडल इफेक्ट क्या है, यहाँ पे देखते हैं अब। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, हाँ यहाँ पे ना मिल्क में, मिल्क क्या है, ये भी कोलाइडल है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी दैम थ्रू नेकेड आइज। दीज पार्टिकल्स स्कैटर ईजली स्कैटर बीम ऑफ लाइट व्हेन ऑब्जर्व्ड, एंड दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम को क्या बोलते हैं हम, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जब आप एक लाइट ऑफ पाथ ऑफ लाइट को देख सकते हो ना, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, कैनोपी के कारण, और यहाँ पे छोटे छोटे पत्ते हैं, यहाँ पे जब सूरज की रोशनी आए तो आप यहाँ पे ये सारे जो पाथ्स हैं, लाइट ऑफ पाथ लाइट, ये देख सकते हो। इससे क्या होता है, इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ये सॉल्यूशन भी कर सकता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये कह रहा है वो, कोलाइडल सॉल्यूशन में भी ये काम हो सकता है। लाइक व्हेन वी सी इन अ प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, तो आप ये समझना कि कोलाइड इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय द नेकेड आइज। ये तो आपको पता है, ठीक है ना। और ये सेटल डाउन नहीं होते, आप अभी आपको समझ आ जाएगा कि इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल ये रहे सारे, अब समझिए आप। एक होता है लिक्विड टू लिक्विड, लिक्विड टू लिक्विड, और इसे बोलते हैं मिल्क, ठीक है ना। तो एक होता है लिक्विड टू गैस, इसे आप बोलोगे एरोसॉल में, एरोसॉल में आएगा। और ये क्या आएगा आपका, फॉग। फॉग आएगा, क्लाउड आएगा, मिस्ट आएगा, ठीक है ना। फॉग क्यों, क्योंकि हवा भी है, एयर भी है, और प्लस वाटर वेपर भी है, ठीक है ना। वाटर वेपर और एयर क्या हो गया आपका, एरोसेल, और फॉग बन जाता है, क्लाउड बन जाता है, मिस्ट बन जाता है, ठीक है ना। डिपेंड्स ऑन हाउ मच फॉग इज इट, तो मिस्ट हो गया, या फिर डिपेंड्स हाउ मच वाटर वेपर, वो मिस्ट हो जाता है, ज़्यादा होता है तो। अब सॉलिड और गैस देखो आप, तब आप समझोगे। सॉलिड ये रहा, गैस ये रहा, दोनों मिक्स करो, ठीक है ना, एरोसोल बनेगा। और क्या एग्जांपल इसका लेके चलो, स्मोक। स्मोक कैसे, यहाँ पे आपको क्या पड़ रहा है, यहाँ पे सॉल्ट मतलब पॉल्यूटेंट, ठीक है ना, गैस मतलब हवा, पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट ले लो, हवा ले लो, क्या मिलेगा आपको, दिल्ली मिलेगा। दिल्ली मतलब स्मोक मिलेगी, पॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे स्मोक ये रहा, ठीक है ना। ऐसी गैस और लिक्विड ले लो, गैस प्लस लिक्विड आपका फोम बनेगा और शेविंग क्रीम बन जाएगी, ठीक है ना। लिक्विड प्लस लिक्विड आपको पढ़ा दिया मैंने। सॉलिड प्लस लिक्विड क्या बनेगा आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड, ठीक है ना, गीली मिट्टी। तो क्या होगा आपका, कीचड़ बन जाएगा। कीचड़ कैसे कि पानी डाल दो मिट्टी में और उसको घोल दो, कीचड़ बन गया। तो ये चीज़ क्या कह रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्या है, ये कोलाइड्स हैं, ठीक है ना। क्या है ये, कोलाइड्स हैं, ठीक है। अब इसको सेपरेट कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन नहीं चाहिए इसके लिए, फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। इससे ज़रूर कोलाइडल सोल्यूशन जो है सेपरेट होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होगा, आपने किसी ना किसी फिल्म में देखा होगा, या कैसे या फिर किसी लैब में देखा होगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब में आप या तो जैसे मान के चलिए सॉल्यूशन डालते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन को फिर हम इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, और एक मशीन होती है, ठीक है, उस मशीन को वो ऐसे होल्ड करती है और वो घूमती है बहुत तेज़, बहुत तेज़ घूमेगा। और वो जब वो घूमती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल्स है, डेंस पार्टिकल्स है, जो ज़्यादा ज़्यादा वाले पार्टिकल्स है, वो यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, और दूसरा वाला जो सब्सटेंस है वो बाहर आ जाता है यहाँ पे। तो दो अलग अलग पार्टिकल्स बन जाते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है, वो क्या होता है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन होती है उससे, ठीक है ना। ये रहा। तो अब ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या है, द सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। तो ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, इट कैन बी सेपरेट,
can be separated into the respective constituents by the simple physical methods like hand picking, sieving, filtration, या फिर जो अभी हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो जो हेट्रोजेनस है, इसका मतलब वो मिक्स नहीं हुआ अच्छी तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे आपका हो गया है, तो ये आपका इवेपोरेशन है, यहाँ फिल्टर पेपर है, चलो ये तो आपको आता ही होगा सारा कुछ। यहाँ पे आप देख लीजिए सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो कहाँ का काम आ रहा है, वो डायग्नोस्टिक लैब में, ब्लड टेस्ट में, यूरिन टेस्ट में आ रहा है। डेयरीज़ में, कहाँ पे डेयरीज़ में क्या होता है, जो बटर और क्रीम बनानी पड़ती है, ठीक है ना, बटर और क्रीम को अलग अलग करना पड़ता है, तब आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़ों से पानी निकालते हो तो आप उसको उसमें डालते हो ना, स्पिनिंग मशीन में, एक स्पिनिंग मशीन आती है, वो घूमती रहेगी, तो घूमती रहती है तो पानी निकल जाता है उसका सारा यहाँ से, तो उसे क्या बोलते हैं, इससे भी सेंट्रीफ्यूगेशन की तरीके से एक टेक्निक है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेपरेट, हाउ हाउ वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल मतलब कि दो लिक्विड जो एक साथ मिक्स नहीं हो सकते। आपको एकदम से ध्यान आया होगा, वाटर एंड ऑयल, तो ये दो क्या है, इमिसिबल लिक्विड है, वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो इसी वजह से है। इसे क्या कहते हैं हम, इसे बोलते हैं हम वो सेपरेटिंग फनल बोलते हैं इसे। तो सेपरेटिंग फनल में क्या आएगा कि सेपरेटिंग फनल में यहाँ पे एक वाटर रखेंगे हम, और यहाँ पे केरोसिन ऑयल रखेंगे। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे जो स्टॉक कॉक है, मतलब इसका नल है भाई, इसको खोलोगे तो पानी नीचे गिरता रहेगा, और जब तक गिरेगा जब तक हम इसको रोक नहीं सकते। अब जब रोकोगे तो यहाँ पे केरोसिन बच जाएगा, यहाँ पे वाटर बच जाएगा, क्यों, क्योंकि वो इमिसिबल लिक्विड है, दैट्स इट। लेकिन हाउ कैन वी सेपरेट, यहाँ पे ये चीज़ है कि सॉल्ट और कैम्फर के बारे में बात करी गई है, ये आपका आएगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि बस हाँ ये चीज़ आप पढ़ लो बस। सम एग्जांपल, सॉल्ट विच सब्लाइम और अमोनियम क्लोराइड, ये मैंने बताया था, नेफ्थलीन बॉल्स और एंथ्रीन, यही चीज़ आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, और कुछ नहीं आएगा आपका। इसमें क्या बोला गया है वैसे, इस वाले टॉपिक में ये बोला गया है कि आप सॉल्ट और कैम्फर को कैसे करोगे। भाई सॉल्ट ले लो और वो कैम्फर ले लो, ठीक है ना, कपूर जिसे कहते हैं, उन दोनों को मिक्स कर दो, ठीक है, वो चाइना डिश में डाल दो, उसे गर्म करो, तो कैम्फर, अब यहाँ पे जब कैम्फर का जो वेपर होगा वो यहाँ पे जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, और यहाँ पे जम जाएगा, यहाँ पे जम जाएगा, तो कैम्फर तो यहाँ आ गया और सॉल्ट पीछे रह गया, बस इसे ये क्या गया है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो सब्लिमेशन है वो, उसके जो पार्टिकल्स है उसका, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। उसका एक एग्जाम्पल तो नेफ्थलीन बॉल्स है, नेफ्थलीन, हम नेफ्थलीन बोलते हैं, नेफ्थलीन से एक एंथ्रासीन है, एक अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है ना, याद हो गया, तीन याद रखने हैं आपको, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, ठीक है ना, आपको ये याद रखने होंगे, ठीक है। एक आता है आपका क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, वो कलर्स को अलग अलग करने के लिए काम आता है, सेपरेट फ्रॉम अ डाई। इसमें एक एक्सपेरिमेंट आपको काम आएगा, एक फ़िल्टर पेपर लेना है आपको, और एक यहाँ पे एक छोटा सा बस ऐसे ही डाल देना लाइन, और यहाँ पे इंक डाल देनी है, ठीक है ना। तो आप जब इंक डालोगे और यहाँ पे वाटर में इसको ऐसे आप डुबो के रखोगे, तो धीरे धीरे जो रंग है वो ऊपर जाने लग जाएगा, जो कलर है ऊपर जाने लग जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो डाई है वो ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो ब्लैक डाई है, वो ब्लैक कलर की जो डाई है वो बहुत सारे रंग से बनी हुई है, ठीक है ना। तो कभी कभी ब्लू ऊपर जा रहा है, कभी रेड ऊपर जा रहा है, तो ऐसे ब्लू आ जाएगा, रेड आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके एक स्ट्रिप वो बन जाएगी, कलरफुल वो बन जाएगा, ग्रेड आ जाएगा। तो इसको क्या कहा गया है, तो इसको उसको बोला गया क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें क्या होता है, जो इंक होती है that we use has water as the solvent and the dye in the is the soluble in it, ठीक है ना। इंक में जो होता है वो पानी भी होता है और डाई भी होती है जो होती है, तो हमें डाई निकालनी है भाई। तो एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विद इट्स डाई पार्टिकल्स, एंड यूजुअली अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स। जो भी आप डाई यूज़ करते हो, जो भी कलर जो डाई आप यूज़ करते हो, वो ज़्यादातर दो या तीन कलर से ज़्यादा बनी होती है। तो इसमें क्या होता है, तो कलर्ड कॉम्पोनेंट होता है that is more soluble in water rises faster, and in this way the colors get separated। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कलर पानी के साथ बहुत ज़्यादा घुलता है, पानी के साथ बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल होता है, वो सबसे पहले वो क्रोमेटोग्राफी में सबसे ऊपर आएगा, ये याद रखना बस। फिल्टर पेपर ये रहा, यहाँ पे इंक है, तो यहाँ पे इंक है जो पानी में डुबोई बहुत टाइम तक, तो पहला जो रंग आया आप समझ जाओ वो सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल था वाटर में। मान के चलिए रेड कलर आया, तो रेड कलर सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल है वाटर में। फिर जाके ब्लू आया तो वो थोड़ा कम है, तो ये बोला गया है इस वाले चीज़ में,
समझ आया? क्रोमेटोग्राफी एप्लीकेशन क्या है? कलर्स इन अ डाई, टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स एंड फ्रॉम टू हैव टू नो ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, उसको निकालने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करेंगे हम टू हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। दो मिसिबल लिक्विड मतलब एक दो ऐसे लिक्विड जो एक साथ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो रखे हों, लाइक वाटर एंड एसीटोन, ठीक है ना। वाटर एंड एसीटोन ये दोनों अच्छी तरीके से मिक्सड है, तो इसको कैसे निकाला जाए। हालांकि पेपर में नहीं आएगा, ना ही कभी पूछा गया है, बस ऐसे आपको समझ जाना चाहिए कि मेथड क्या है, डिस्टिलेशन है। क्यों? क्योंकि एसीटोन और वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग है। तो जो पहले बॉयल हो रहा है वो पहले मिल जाएगा, जो बाद में होगा वो वहीं पर पहले से ही होगा। समझ आया? फ्लास्क में, यहाँ पे ये रहा फ्लास्क आपका, ये रहा फ्लास्क, इसमें दोनों मिक्सचर है वो एसीटोन और वाटर का। हीट दिया, पहले कौन हुआ, पहले आपका एसीटोन बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है और वो वेपर बन गया, वेपर बन के यहाँ पे गया, वो धीरे धीरे ठंडा हुआ और यहाँ पे इस बीकर में कंडेंस होकर यहाँ पे लिक्विड बन गया। तो यहाँ पे हमें एसीटोन मिल गया, बचा हुआ जो है वो अभी भी वाटर ही है। तो इससे कहते हैं हम डिस्टिलेशन। ख़त्म। तो ये चीज़ थी। तो आपने क्या पढ़ा कि दो मिसिबल लिक्विड्स, दो ऐसे लिक्विड जो अच्छी तरीके से मिक्स हो रहे हैं, तो उसको कैसे हम अलग कर सकें, ठीक है ना, क्योंकि इनके डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की वजह से, ठीक है। एक फ्रैक्शनल एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो इसलिए काम आता है जब उनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत करीब ही हो। और वो कहाँ पे काम आता है? वो पेट्रोलियम निकालने के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालने के लिए काम आता है, ठीक है ना। पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो इसलिए काम आता है। एक तो आपको ये आ गया, ये सब नहीं आएगा आपके पेपर में, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन इज़ यूज टू प्योरीफाई सॉलिड, वही वो वाला सॉल्ट वाली चीज़ बात करी गई है, तो वो चीज़ है। प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे आप प्योर सॉलिड को सेपरेट कर सको फ्रॉम इट्स क्रिस्टल इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, इसका तो चलो हो गया। अब हम बात करेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या होता है कि ये ऐसे चेंजेस हैं जहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है, अगर फिजिकल चेंज के बारे में बात करी जाए तो वो ज़्यादा चेंज नहीं होते और केमिकली वो सेम रहते हैं। लेट्स से कि एक इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज़ अ फिजिकल चेंज बिकॉज दीज चेंजेस अकर विदाउट अ चेंज इन द कॉम्पोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस है, उसको चेंज करा है हमने, उसको उसके कॉम्पोजिशन में भी कोई चेंज नहीं आया, ना उसके केमिकल नेचर में चेंज आया है, बस वो थोड़ा बहुत वैसे ही चेंज हो गया, उसके हुलिये में चेंज आ गया है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं हम। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप बोलोगे कि वाटर भी ऐसा होगा कि नहीं भाई, वाटर को अगर हम जमा देंगे और आइस बना देंगे तो आपने क्या होगा कि इसका अंदर का जो केमिकल है वो तो अभी भी H2 है, H2O है, तो ये चीज़ सेम है, तो वो फिजिकल चेंज है, ठीक है ना। केमिकल चेंज क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ लाइक लेट्स से कुकिंग हो गई, ठीक है ना। आपने खाना लिया, खाने को कुक करा, अब वापस उस खाने को थोड़ी लाओगे, ठीक है ना। सब्जी और आलू काटे आपने, जीरा डाला, वो उसका कढ़ाई पूरा वो करा आपने, फ्राई करा उसको अच्छी तरीके से, और आपने उसको एक खाना बना दिया, उसका फूड बना दिया। तो आप उसको वापस नहीं ला सकते ना, रिवर्स नहीं कर सकते, तो वो एक फिजिकल चेंज, वो केमिकल चेंज हो गया। तो ये चीज़ कह रहा हूँ मैं। तो आगे बढ़ते हैं अब इसका। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज, ठीक है ना। आप पेपर लिया, पेपर को बर्न करा, वो ऐश में आ गया, ऐश बन गई, उसकी राख राख बन गई, अब उसको वापस आप उसमें थोड़ी ला सकते हो पेपर में, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया? एक केमिकल चेंज हो गया। तो बर्निंग अ कैंडल हो गया वो हाँ, तो देखो ड्यूरिंग अ बर्निंग अ कैंडल बोथ फिजिकल चेंजेस टेक प्लेस। कैसे? आपने वो कैंडल ली, कैंडल को जलाया, तो उसके अंदर जो वेपर्स भी निकले, वो अब जो वेपर्स निकले वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो गैस मेल्ट हुई, वो गैस जो मेल्ट हुई है आपकी, वो वापस वैक्स जो मेल्ट हुई है, वैक्स सॉरी, तो लेकिन वो वापस आ जाएगी। इसलिए वो क्या होता है? केमिकल चेंज भी है और वो फिजिकल चेंज भी है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की। क्या बात करेंगे हम? द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस में एक बात आती है हमारी एलिमेंट की, दूसरी आती है हमारी कंपाउंड की। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट भाई सबसे पहले ये नाम याद रख लो, रॉबर्ट बॉयल का। रॉबर्ट बॉयल 1661 में उन्होंने सबसे पहले टर्म यूज़ करा था एलिमेंट। और एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर ने
17 यहाँ पे हैं, इन्होंने फ्रेंच केमिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इसको एक्सपेरिमेंटली यूज़ करा टू एस्टैब्लिश एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ अ एलिमेंट, ठीक है ना। तो दो एलिमेंट आपको पता चल गए कि एलिमेंट का मतलब दो नाम आपको पता चल गए, ठीक है ना। तो एलिमेंट को आप दोबारा अगर आपको वो करना क्लासीफाई करना हो तो कैसे करोगे आप, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, मेटलॉइड्स में। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो जो ये वाली प्रॉपर्टीज शो करें, लेट्स से कौन सी। तो एक होता है वो दे आर वेरी शाइनी, ठीक है ना, दे हैव अ लस्टर। दूसरा आप क्या करोगे, ज़्यादातर वो सिल्वरी ग्रे और गोल्डन कलर के हों, ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हो, क्या करते हो, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हो। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि वो अगर वो मेटल तभी मेटल कहलाया जाएगा, वो सब्सटेंस मेटल तभी कहलाया जाएगा वो डक्टाइल हो, मतलब उसको आप मोड़ तोड़ के आप वायर बना सको, वायर्स लाइक कॉपर वायर, ठीक है ना, सिल्वर वायर्स, ये सब। मिलीबल मतलब क्या होता है, मिलीबल मतलब कि आप उसको उसको उस मेटल को आप पीट पीट के आप उसको शीट बना सको, उसकी शीट बना सको, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम, मिलिएबिलिटी, मिलिएबल। तो डक्टाइल हो गया, मिलिएबल हो गया, ठीक है। दे आर सोनोरस, उसको आप थोड़ा बहुत अगर आपने उसको टच करा, बना उसको हिट करा तो उससे रिंगिंग साउंड आएगी, तो वो क्या हो गया, सोनोरस भी है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब क्या है, ये सारे मेटल्स हैं। क्या है, ये मेटल्स हैं। इसमें एक सबसे अच्छा, इसमें सबसे एक्सेप्शनल मेटल कौन सा है, मरकरी है। क्यों, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड में होता है। आपने जो जब भी आपने देखा होगा तो जो मेटल्स होंगे वो ज़्यादातर सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा है जो लिक्विड होता है, राइट। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स जैसे बहुत सारे अलग अलग कलर के होते हैं, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन लेस्चरस होते हैं, सोनरस भी नहीं होते और मेलेबल भी इतने नहीं होते, ठीक है ना थिन शीट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, इतने चमकदार भी नहीं होंगे। तो कोई अगर आप उसको हिट करोगे तो वो ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करेंगे, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है इसके, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन, ठीक है ना, समझ आ गया आपको। ब्रोमीन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड में रहता है, ठीक है ना, इसमें आया भी होगा, ये रहा ना। टू एलिमेंट्स जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में, मरकरी एंड ब्रोमीन। मरकरी इज अ मेटल, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल, ठीक है ना। अब हम तीसरे में आते हैं मेटलॉइड्स में। मेटलॉइड एक ऐसी चीज़, ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की, ये दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है, उसे बोलते हैं मेटलॉइड। एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका। अब कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, एलिमेंट के बारे में बात होगी। एलिमेंट तीन तरीके से, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड वो सब्सटेंस होते हैं जो दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को जुड़ के एक फिक्स प्रोपोर्शन में केमिकली कंबाइन करके बनाए जाते हैं, उसे बोलते हैं हम कंपाउंड, ठीक है। लाइक H2O, H2O क्या होता है, H2O पानी होता है, लेकिन H2O के एलिमेंट्स क्या होंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये अगर किसी फिक्स प्रोपोर्शन में आपके पास केमिकली आपने इसको कंबाइन करा गया है तो वो कंपाउंड बन जाते हैं। तो दिस इज व्हाट कंपाउंड इज, एंड दिस इज, हम ये क्या पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका। तो मिक्सचर और कुछ नेम, मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में बात करी गई है, इतना कुछ नहीं है, बस ये रहा एक आपका छोटा सा फ्लो चार्ट। तो ये रहा मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बात करी गई है। एक तरफ प्योर सब्सटेंस है जिसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में अभी बात करी गई, और एक तरफ मिक्सचर के बारे में बात करी गई। मिक्सचर में क्या होगा आपका, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आया। फिर हमने कोलाइड के बारे में बात करी, फिर हमने अलग अलग और भी चीज़ों के बारे में बात करते रहे। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत है तो इसको आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया। अब अगला जो करेंगे हम, अगले 2 चैप्टर दूसरी क्लासेस में करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।